स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि वोटिंग की तारीख तय करते समय दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खास तौर पर छठ पूजा बिहार वासियों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसे राज्य भर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन्हीं कारणों से चुनाव आयोग की मंशा है कि चुनाव कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाए जिससे त्योहारों के दौरान आम जनता को कोई भी असुविधा न हो और चुनाव प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। आपको बता दूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह से आचार संहिता लागू हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर के बीच आयोजित की जा सकती है। अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा, दीपावली और फिर छठ जैसे बड़े त्योहार पड़ते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग इन त्योहारों के बीच 3 चरणों में मतदान करने की योजना बना सकता है। दोस्तों तेज प्रताप यादव के जयचंद बताने पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि तेज प्रताप यादव किसे जयचंद बता रहे हैं जो लालू परिवार के बीच दरार डाल रहा है। इसे लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो निर्णय लिया है वो पार्टी के भलाई के लिए है। यह बिहार की भलाई के लिए उनका निर्णय है जो तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने का है। उन्होंने कहा है कि उनके निर्णय के आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका निर्णय सर्वोपरि है। हालांकि उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला कि तेज प्रताप यादव किसे जयचंद बोल रहे हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जहां उन्होंने देश भर में बकरीद यानी कि ईद उल अजहा पर कुर्बानी और लब जिहाद के मामले पर बड़ी बात कह दी है। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि किसी भी संप्रदाय, संस्कृति या फिर धर्म में जानवरों के खिलाफ हिंसा निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि हम बकरीद के पक्ष में नहीं है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। इसके लिए विकल्प है। अगर उस समय ऐसी कोई व्यवस्था होती तो फिर बकरी की बलि दी जाती है। हम भी बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। हमारे सनातन धर्म में भी कई जगह बलि प्रथा है जहां हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन समय बदल गया है, इसलिए हमें लगता है कि जीवों के प्रति हिंसा बंद होनी चाहिए। आपको बता दूं कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरीद जिलहिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सऊदी अरब में चांद दिखने के बाद 6 जून को बकरीद मनाई जाएगी, जबकि भारत में ये त्यौहार 7 जून को मनाया जाएगा। 28 मई की शाम को भारत में चांद दिखने के बाद ये तिथि तय की गई है। आपको बता दूं कि बकरीद सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह के प्रति समर्पण, त्याग और इंसानियत की भावना का प्रतीक माना जाता है। मुस्लिम समुदाय इसे पूरी श्रद्धा और फिर उत्साह के साथ मनाते हैं। दोस्तों बिहार में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा कौन है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? चलिए हम आपको बताते हैं। इस सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि आखिर बिहार में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। इसी साल के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर के भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। बिहार में सीएम फेस को लेकर के हाल में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर के उभरे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। फरवरी 2025 में 40.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है, जबकि अप्रैल और फिर मई महीने में उनका ग्राफ थोड़ा कम हुआ। या अप्रैल में 35.5%, जबकि मई में 36.9% लोगों ने सीएम के तौर पर उन्हें पसंद किया है। जब वहीं पर इस सर्वे के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ बरकरार है। फरवरी में 18.4% लोगों ने सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को पसंद किया। वहीं पर अप्रैल में ये ग्राफ थोड़ा कम हुआ और उन्हें 15.4% लोगों ने सीएम के तौर पर चाहा। हालांकि मई में ये ग्राफ फिर से फरवरी जितना ही पहुंच गया। वहीं पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की लोकप्रियता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से कम है। यहाँ सर्वे के मुताबिक फरवरी में 14.9% लोगों ने उन्हें सीएम के तौर पर पसंद किया है। अप्रैल में ये ग्राफ थोड़ा और बढ़ा और फिर उन्हें 17.2% लोगों ने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पसंद किया है, जबकि मई महीने में लोकप्रियता का ग्राफ थोड़ा कम हो गया और 16.4% लोगों ने उन्हें सीएम फेस के तौर पर पसंद किया है।
दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक प्रेम कहानी जो पिछले 5 साल से परवान चली थी, वह शादी के दिन ही बिखर गई, जब दूल्हा अचानक शादी के मंडप से फरार हो गया। इस घटना ने न केवल लड़की और फिर उसके परिवार को बल्कि पूरे गाँव वालों को सदमे में डाल दिया है। मामला वार्ड नंबर 21 स्थित डीएन सिंह घाट रोड की है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर के डीएन सिंह रोड की रहने वाली दीपा की जान पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मधेपुरा के चौसा के रहने वाले सोनू से 2021 में हुई थी। फेसबुक मैसेंजर पर दोनों ने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग और फिर बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे सोशल मीडिया की बातचीत ने प्रेम का रूप ले लिया और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। जब इस बात की जानकारी दोनों के परिजनों को हुई, तब पिछले महीने पारिवारिक सहमति से दोनों की शादी का निर्णय लिया गया। शादी की तारीख 1 जून 2025 को तय की गई। शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंडप सज चुका था, बैंड बाजा, टेंट और फिर दावत का पूरा इंतजाम हो गया था। जहाँ रिश्तेदार और फिर गांव के लोग इस शादी समारोह में शामिल हो चुके थे। सभी आए मेहमानों ने खाना भी खा लिया था और फिर उसके बाद सभी बारातियों के इंतजार में बैठे हुए थे। लेकिन देर रात तक जब ना तो बाराती आए और न ही दूल्हे ही मंडप में आया। जब विवाह की रस्में शुरू होनी थी और दुल्हन दीपा मंडप में पहुंची, तो फिर देखा कि दूल्हा सानू गायब था। दूल्हे के दोस्त अमित ने पूछा कि सानू कहाँ है। तब जाकर के सभी को चिंता हुई। लोगों ने शानू को कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जब कई घंटों तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। घंटों बाद जब सानू का मोबाइल ऑन हुआ, तो फिर उसने दावा किया है कि उसकी किडनैपिंग हो गई थी। ये सुनकर के लोग हैरान हो गए। लड़की दीपा ने मीडिया से बातचीत करते हुए रोते हुए कहा कि हम 5 सालों से प्रेम कर रहे थे। मुझे विश्वास था कि सानू मेरा होगा, लेकिन शादी के दिन ही उसने मुझे लगा कि उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए शादी करना चाहती थी। जब सुबह करीब 8 बजे जब शानू वापस घर लौटा, तो फिर गांव वालों ने उसे घेर लिया। उससे सख्त सवाल पूछे गए। तब जाकर के उसने माफ़ी मांगी और कहा कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। गाँव के लोगों ने नाराज़गी जताई और फिर उसकी शादी करा दी गई। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार नीतीश नहीं, बिहार की जनता राज करेगी। आपको बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्वी चंपारण में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने बिहार की जनता को यह संदेश दिया है कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। बिहार के लोग पुराने नेताओं को अब वोट ना दें और अपने नए नेतृत्व के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा है कि वोट बिहार के लोगों का है, इसलिए फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। जब उन्होंने लोगों से पूछा है कि फैक्ट्री सूरत में लगनी चाहिए या फिर बिहार में, तो लोगों ने एक स्वर में, एक आवाज में कहा है कि फैक्ट्री अब सूरत में नहीं बल्कि बिहार में लगनी चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता का और बिहार के विकास के लिए होना चाहिए। बिहार में रोजगार और फिर उद्योगों का विस्तार बहुत जरूरी है। जब फैक्ट्रियां अब सूरत में नहीं बल्कि बिहार में लगनी चाहिए। जब बिहार में भी ऐसा वातावरण है जो उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकता है। जब प्रशांत किशोर ने जब लोगों से पूछा है कि क्या वे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या इस बार उन्हें बाय बाय करना चाहते हैं, तो सभा में मौजूद हजारों लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना चाहिए। इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लिए वोट मांगे तो भी उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, न कि लालू, नीतीश या फिर मोदी का राज। वहीं पर प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि अब समय आ गया है कि बिहार की जनता पुराने नेताओं को बाय बाय कहे। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से ये भी अपील की है कि बिहार में इस बार नई राजनीतिक सोच और फिर नए नेतृत्व का आगमन होना चाहिए, जो लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर मोदी के पुराने शासन से अलग हों। जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता के पास अधिकार है कि वे अपने भविष्य का चुनाव खुद करें और फिर ये चुनाव बिहार के विकास और जनहित में हो। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल इस बार बिहार में सच्चे परिवर्तन के लिए करें। ये सभा बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखी जा रही है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों की बल्ले बल्ले होने वाली है, जहां सरकार बड़ी सैलरी की सौगात देने जा रही है। आपको बता दूं कि चुनाव से पहले रसोइयों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने रसोइयों के मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे उनकी मौजूदा सैलरी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। जब वर्तमान में रसोइयों को केवल 1650 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, लेकिन प्रस्तावित योजना के तहत ये राशि 3000 रुपए से लेकर के अधिकतम 8000 रुपए तक हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए 6 अलग अलग विकल्पों पर विचार किया है, जिसमें 3000, 4000, 5000,
5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 रुपये प्रतिमाह हो सकता है, जहाँ इनमें से किसी एक प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यदि सरकार 8,000 रुपये प्रतिमाह का विकल्प चुनती है तो फिर इससे बिहार सरकार पर प्रतिमाह 550 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। फिलहाल राज्य में करीब 2,38,000 रसोइया और फिर सहायक कार्यरत हैं, जो कि लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बना करके परोसते हैं। यह प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 600 रुपये और फिर राज्य सरकार 400 रुपये देकर के 1,000 रुपये मानदेय निर्धारित करती है, जब बिहार सरकार टॉपअप के रूप में 650 रुपये अतिरिक्त देती है, जबकि देश के अन्य राज्यों में ये राशि काफ़ी अधिक है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में रसोइयों को 12,500 रुपये, केरल में 12,000 और हरियाणा में 7,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। जहां स्कूलों में रसोइयों की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर तय होती है। यदि किसी विद्यालय में 100 से कम छात्र हैं तो फिर एक रसोइया रखा जाता है। वहीं पर 100 से 200 छात्रों पर 2 रसोइया और उससे अधिक संख्या होने पर 3 रसोइयों की नियुक्ति होती है। इन रसोइयों की जिम्मेदारी रोजाना बच्चों के लिए पोषण युक्त भोजन तैयार करके उन्हें समय पर खिलाने की होती है। दोस्तों, बिहार की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ और फिर अस्थायी स्रोतों से पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। लखीसराय जिले के कजरा प्रखंड में राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तेजी से निर्माणाधीन है। इस अत्याधुनिक परियोजनाओं का लक्ष्य 7 दिसंबर 2025 तक इसे पूरी तरीके से चालू करना है। जब बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रही है, जी हाँ, यानी कि बड़ेरा, और कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने की दिशा में सतत प्रयासरत है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है चिराग पासवान का। जी आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की खबरों पर उन्होंने मीडिया से कहा है कि वे लंबे समय से केंद्र की राजनीति में रहे हैं, अब लगता है कि बिहार में उनकी आवश्यकता है। उन्होंने पार्टी के सामने अपनी मंशा जाहिर की है, जो निर्णय लेंगे उस पर काम किया जाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि वे लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रह सकते हैं। वे राजनीति में बिहार के विकास के लिए आए हैं, या उनके लिए बिहार और फिर बिहार फर्स्ट है। जहाँ दिल्ली में रहकर के बिहार का विकास नहीं हो सकता है। जब बिहार में नए मुख्यमंत्री के सवाल पर केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है, मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि बिहार के 2 जिलों में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में कैंसर पीड़ितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेगूसराय और नवादा जिला में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। आगामी 3 से 5 वर्षों के अंदर कैंसर के बेहतर इलाज के लिए बिहार के कुल 9 प्रमंडलों में कैंसर के इलाज की सुविधाओं को व्यापक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। इससे आगामी दिनों में बिहार के मरीजों को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बिहार के स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में गुणात्मक एवं सकारात्मक वृद्धि होगी। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। जहाँ दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सभागार में बिहार सरकार एवं होमी भाभा कैंसर संस्थान मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये बैठक हुई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार के 6 लाख परिवारों को अपना सपनों का आशियाना मिल सकेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार के लिए साल 2025 चुनावी साल है और ऐसे में बिहार वासियों के लिए कई तरह की पहल राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से भी की जा रही है। ऐसे में बिहार के शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वाले करीब 6 लाख परिवारों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है, जहाँ सरकार की ओर से उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल गई है। दरअसल अगले 5 सालों में उनके सपनों का आशियाना मिल सकेगा। खबर के माने तो बिहार सरकार की ओर से खास पहल की गई है। इसे लेकर के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके तहत शहरी निकायों में गरीबों के लिए 1 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक बिहार के कई लोग लाभ उठा चुके हैं। ऐसे में बिहार की ओर से इस बार लक्ष्य तय किया गया है, जहाँ जानकारी के मुताबिक 5 लाख शहरी गरीबों को 5 साल में आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 2 लाख पक्के आवास को स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि पीएम आवास योजना 2 को लेकर के जब सर्वे कराया गया तो फिर अभी ही शहरी गरीबों की संख्या बढ़ गई है। जो आवेदन दिए गए हैं वह 5 लाख के पार चले गई है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग की ओर से शहरी निकायों के सभी वार्डों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इधर उम्मीद लगाई जा रही है कि आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। इस पर मुख्य सचिव स्तर से समीक्षा की अतिरिक्त आवास का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। हालांकि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद ही अगले करीब 5 सालों के बाद
बिहार के शहरी निकायों को 6 लाख आवास मिल सकेंगे। दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। एक और बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, तो फिर वहीं पर आरजेडी ने भी बड़ी तैयारी कर रही है। जब बीजेपी और फिर आरजेडी इस महीने अपना दमखम दिखा देगी। यह दरअसल आरजेडी को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है कि पार्टी 11 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। ये अभियान बेहद ही खास माना जा रहा है। जनता से सीधे संवाद करके पार्टी के नेता और फिर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के काम और उनकी उपलब्धियों को बताएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव की क्या योजना है और विकास मॉडल को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि जनसंपर्क अभियान के दौरान बिहार की स्थिति 1990 के पहले और बाद में कैसी है, इसे लेकर के अवगत कराएंगे। यानी कि साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान क्या स्थिति है और उनके कार्यकाल के पहले की कैसी स्थिति थी, इसे लेकर के जानकारी दी जाएगी। इस तरह से आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली है और फिर प्लानिंग के साथ लोगों तक पहुंचने वाली है। यह आपको बता दें कि इससे पहले युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 1990 से पहले का बिहार किस स्थिति में था और लालू यादव के शासन के बाद बिहार में क्या बदलाव आए हैं, इसे जनता के सामने लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान तेजस्वी यादव ने जो काम किए हैं उसे विस्तार से बताया जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गाँव-गाँव, शहर-शहर आरजेडी के नेता और फिर कार्यकर्ता पहुँचेंगे। इस बार युवाओं पर भी आरजेडी का मुख्य रूप से फोकस होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबाड़ में सब्जी की खेती करने वाले परिवार की 2 चचेरी बहनों को इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नौकरी का लालच देकर के बिहार बुला लिया गया। जब यहाँ 1.5 लाख रुपए में बेच करके उसके साथ गलत काम में ढकेल दिया गया। जब पूर्णिया में बेची गई दोनों किशोरियों को मोतिहारी के एक मकान में बंधक बना करके रखा गया। उन पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर खाना बंद करके मारपीट की जा रही थी। इस बीच सक्रिय हुई गोरखपुर पुलिस ने दोनों बहनों को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया। जब पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल 2 अन्य की तलाश में पुलिस टीम ने बिहार में डेरा डाल रखा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले की तुरकोलिया थाना क्षेत्र के बेलवा राय खास निवासी महेश और फिर उसकी पत्नी गीता के रूप में हुई है। जब पुलिस के मुताबिक खोराबाड़ इलाके में रहने वाली किशोरी की उम्र 16 वर्ष है और फिर झंगा में रहने वाली उसकी चचेरी बहन मात्र 15 साल की है। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की दोस्ती गीता नाम की महिला से हुई। सोशल मीडिया के जरिए ही उनके बीच बातचीत शुरू होने लगी। इस बीच गीता ने दोनों को 15,000 रुपये से अधिक की नौकरी और फिर रहना खाना मुफ्त होने का झांसा देकर के बिहार आने को कहा। किशोरियों को लालच दिया गया कि उनका जीवन बदल जाएगा और हाई फाई जिंदगी जी सकेगी। झांसे में आकर के 23 मई को दोनों बहनों ने परिजनों को बताए बिना ही घर छोड़ दिया। बातचीत होने की वजह से गीता ने अपने 2 लोगों को रेलवे स्टेशन पर भेज दिया था। यह दोनों किशोरियों की रेलवे स्टेशन पर एक महिला और फिर पुरुष से मुलाकात हुई और फिर दोनों बिहार के पूर्णिया चली गई। इधर परेशान घर वालों ने तलाश के बाद खोराबाड़ थाना में केस दर्ज कराया। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज करके छानबीन शुरू की तो फिर सोशल मीडिया के जरिए महेश और फिर गीता के बारे में जानकारी हो गई, जिसके बाद पुलिस 5 दिन पहले ही मोतिहारी पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से पुलिस ने किशोरियों को एक घर से मुक्त कराया और दंपत्ति को गिरफ्तार करके साथ ले आई। बिहार की जेलों में बंद कैदी कंप्यूटर सीखेंगे। उनको रोजगार परक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्सेज, MS वर्ड, टेली, पावर पॉइंट आदि का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर के गृह विभाग की कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। समझौता के तहत जेल में बंद कैदी को प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कंप्यूटर की व्यावसायिक समझ विकसित करने के साथ ही उनको डिजिटल साक्षर बनाने का काम करेंगे। इससे जेल से छूटने के बाद इन कैदियों को रोजगार या फिर स्वरोजगार की मदद से समाज के मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने पहले चरण में राज्य के 8 केंद्रीय कारा सहित 41 जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर के कारा निरीक्षालय पहले ही 250 कंप्यूटर सेट, UPS एवं कंप्यूटर टेबल की खरीद को लेकर के 2 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे चुकी है। इसके तहत पटना के आदर्श केंद्रीय कारा ब्यूरो को सबसे अधिक 15 कंप्यूटर सेट दिया जाना है। वहीं पर बक्सर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और फिर गया के केंद्रीय एवं विशेष कारा को 10-10 कंप्यूटर सेट, जबकि 33 मंडल काराओं को 5-5 कंप्यूटर सेट मिलने हैं। धीरे धीरे सभी जेलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पुलिस का गजब कारनामा देखा गया है। यहाँ पर निर्दोष किसान को अरेस्ट करके
रात भर हाजत में टॉर्चर किया गया है। दरअसल मामला बिहार के गोपालगंज का है। यहाँ पर पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। इस बार पुलिस ने न सिर्फ बुजुर्ग किसान को बिना किसी कसूर के गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उसकी पिटाई करने के बाद हाजत में भी बंद कर दिया गया। जब पीड़ित खुद को निर्दोष बताता रहा, चिल्लाता रहा और फिर वह ये भी बताता रहा कि उसकी पहचान के लिए पुलिस आधार कार्ड चेक कर ले, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। रात भर पीड़ित किसान को हाजत में बंद रखा। इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। ये मामला गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना के हसनपुर अहिर टोला गांव की है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कल तक हर क्षेत्र में कमजोर समझा जाता था। समाज ही नहीं बल्कि परिवार में भी महिलाओं को दबा करके रखा जाता है। पूरे देश में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे महिलाएं भी अपने को बदल रही है। चौखट के अंदर घूंघट में रहने वाली महिलाएं पुरुषों को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने पर आमदा है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। ताज़ा उदाहरण शिवहर जिला के कहतरवा पंचायत के बसहिया राम गाँव की कुछ महिलाएं। इस गांव की करीब आधा दर्जन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि सिर्फ सरकारी निजी नौकरी या फिर किसी के अधीन काम करके पैसा अर्जित करना ही खुशहाली का पैमाना नहीं है, बल्कि स्वरोजगार से भी बेहतर आमदनी करके खुशहाल रहा जा सकता है। जब ग्रामीण क्षेत्र की ये महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन गई है। कभी पतियों की कमाई पर निर्भर रहने वाली आज खुद कमा रही है, जब परिवार भी चला रही है, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला रही है और भविष्य के लिए बचत भी कर रही है। कभी पतियों की कमाई पर निर्भर रहने वाली आज खुद कमा रही है, परिवार भी चला रही है, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला रही है और भविष्य के लिए बचत भी कर रही है। यानी कि अब पतियों पर निर्भर नहीं है। जी हाँ, दरअसल इन महिलाओं की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा हाथ जीविका का है। ये महिलाएं जीविका से जुड़ कर के जल परिजीविका महिला उत्पादक समूह बना करके मछली पालन कर रही है। 1 साल पहले ये समूह बना था, जब इस समूह ने तालाब को पट्टे पर लेकर के मछली पालन शुरू किया। समूह की 5 महिलाएं हैं जो मछली से लाखों रुपए कमा रही है। इसके साथ ही तालाब के किनारे सब्जी भी उगा रही है और अब बत्तख पालन की भी तैयारी कर रही है। इस तरह से ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही है। दोस्तों, द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 विधानसभा चुनाव में काफ़ी चर्चा में रही थी, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक बार फिर से वे अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने बिहार के अलग अलग हिस्सों की यात्रा भी की है। हालांकि इस बार चुनाव में उनकी उस तरीके की चर्चा नहीं हो रही है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी ने कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में कहा था कि वे गठबंधन के लिए तैयार हैं, हालांकि अब तक उन्हें किसी बड़ी पार्टी से ऑफर नहीं मिला है। इस चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी गठबंधन कर सकती है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी विदेश से पकड़ के आई है, वह बिहार में बदलाव की राजनीति की बात करती है। प्रशांत किशोर की तरह ही रोजगार और फिर युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता देती है। उन्होंने बिहार में महायान यात्रा भी शुरू की है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि पिछले चुनाव में उन्होंने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन इस बार वे चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार हैं। जब पिछले दिनों उन्होंने तेजस्वी यादव की भी तारीफ की थी। हालांकि इसकी उम्मीद कम है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में से किसी में भी पुष्पम प्रिया चौधरी को जगह मिल सकती है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी ने बदलाव की राजनीति, रोजगार और फिर युवाओं के मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार का आधार बनाया है, यह उनका कहना है कि वे जात पात और फिर क्षेत्रवाद की राजनीति से अलग बिहार के लोगों को विकल्प देना चाहती है। प्रशांत किशोर भी रोजगार और फिर युवाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का खुलेआम विरोध भी करते हैं। प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन की संभावना से इनकार किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी के पास ना तो बड़ा गठबंधन है और न ही चुनाव लड़ाने का अनुभव है। प्रशांत किशोर ने संगठन मजबूत करने का काम किया है, लेकिन 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना चुनौती है। ऐसे में एक संभावना तो बनती है कि पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर गठबंधन कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा है कि दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के विदकने से बिहार में राजद कांग्रेस की इस बार लुटिया डूबने वाली है। यही वजह है कि राहुल गांधी इस साल के अब तक बीते 5 महीने में 5वीं बार आगामी 6 जून को बिहार आकर के अति पिछड़ों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंत्री संतोष सुमन ने राजद कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दलित, पिछड़े और फिर अति पिछड़ों की अनदेखी करने वाले राजद कांग्रेस को केवल इस तबके का वोट चाहिए। बिहार में 23 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं कराने वाली राजद कांग्रेस की सरकार ने जब 2001 में चुनाव कराया तो आरक्षण नहीं देकर के अति पिछड़ों की हकमारी कर ली। नतीजतन हजारों अति पिछड़े जनप्रतिनिधि बनने से वंचित हो गए।
दोस्तों बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। जब जनता को लुभाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच चुनाव से पहले बिहार में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जब गठबंधन की हिस्सा रही आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, वहीं पर आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर कांग्रेस समेत तमाम दलों ने प्रतिक्रिया दी है। जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा है। जब पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अचानक से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। ये बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का स्वरूप पहले ही तैयार हो चुका है। इसमें कई पार्टियां हैं जिनके बीच कई मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कई कमेटी बन चुकी है, जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं। कई बार इस पटल पर डिस्कशन हो चुका है। आम आदमी पार्टी उस समय कहीं नहीं थी और अब अचानक से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वहीं पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर ये उसका अधिकार है। उन्होंने कहा है कि वे चुनाव मैदान में आ रही है तो फिर उसे ये देखना होगा कि लोकतंत्र और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब जो शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। जहाँ इसके लिए उनको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर रिप्लाई करना होगा। जहाँ आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक जो शिक्षक जहाँ हैं अगर वहीं रहना चाहते हैं तो फिर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, जिससे अन्य शिक्षकों के लिए तबादले के विकल्प बढ़ जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार के हस्तांतरित 1,30,000 शिक्षकों को 20 जून तक स्कूल आवंटन हो जाएगा। उनको 30 जून के पहले हर हाल में योगदान कर लेना है। नए स्कूल में योगदान करते ही शिक्षक पुराने स्कूल से विरमित हो जाएंगे। इस शिक्षा कोष के इनबॉक्स में शिक्षकों को स्कूल आवंटन की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को डीओ कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं। स्कूल आवंटन में गोपनीयता के साथ ही पारदर्शिता भी बरकरार बढ़ती जा रही है। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी है। दोस्तों जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर के हो रही कार्रवाई को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि आज अलग अलग जगहों पर सरकारों ने मदरसों में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यूपी के अंदर मदरसे को लेकर के नोटिस आ रहे हैं, मदरसे को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मदरसे पर असम सरकार ने हाथ डाला था, जब वहाँ जाकर के जलसा करना था। फिर उत्तर प्रदेश ने हाथ डाला। अब हरियाणा सरकार ने पानीपत और फिर अलग अलग जगहों पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि मदारिस का मतलब किताबें पढ़ना है, वह गलत है। मदरसा का किरदार इस मुल्क के जड़ों में घुसा हुआ है। इस मुल्क के अंदर 250 साल तक हिंदू मुसलमान जैन हर आदमी गुलाम था। अगर आज़ादी के लिए जिहाद निकली है तो 1803 में मदरसे से निकली। अगर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठी है तो वह मदरसे से उठी है। जिन मदरसों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज कहा जाता है कि वहाँ दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिन मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है उन्होंने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। यह सरकार क्यों मदरसे के पीछे पड़ी है? हमारा ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है। मदरसा हमारी दुनिया नहीं है, हमारा दिन है। मौलाना अरशद मदनी ने मॉब लिंचिंग को लेकर के कहा कि जब आप किसी को ये हक देंगे तो सिर्फ मुस्लिम की ही लिंचिंग नहीं होगी, उसकी जद में हिंदू भी आएंगे। उन्होंने कहा है कि जिसे भी मस्जिद बनानी है या फिर कोई वक्फ करनी है, वो ये ध्यान रखें कि ज़मीन साफ़ सुथरी हो, जब सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो, नहीं तो फिर बुलडोजर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें अपने मदरसे की हिफाजत के लिए काम करना होगा। जहाँ आप अपने दस्तूर का इस्तेमाल करिए, मदरसा तब बना सकते हैं जब वो ज़मीन आपकी हो। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट से बिहार का सियासी परा चढ़ा दिया है। जहां केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट को आप जानिए। दरअसल बात यह है कि बीते 1 जून को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके लिखा था कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और फिर आपका दिया कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और फिर खुश रहें हमेशा। इस पोस्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया है और सियासी पारा बढ़ने का यही कारण है।
अब इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट किया और लिखा है कि अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का नरसंहार कराने वाला सत्ताधीश जयचंद कौन था? कौन था समाज का जयचंद? सब जानते हैं जंगल राज के पनाहगारों को, सब पहचानते हैं बिहार के जयचंद को, जो उस वक्त के बिहार के उत्तराधिकारी राज थे। दोस्तों, पछुआ हवा के प्रवाह ने बिहार में समय से पहले मानसून की दस्तक को रोक दिया है। फिलहाल मानसून सिक्किम और फिर पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पहुंचने के बाद ठहर गया है, जबकि ये इस इलाके में समय से 11 दिन पहले ही पहुंच गया था। जब मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के आसार नहीं है। जब वैसे बिहार में मानसून के प्रवेश करने की निर्धारित तिथि 13 से 15 जून के बीच है। इस बार मानसून केरल में निर्धारित समय से 8 दिन पहले ही प्रवेश कर गया था। साथ ही साथ इसके फैलाव की रफ्तार काफी तेज थी। इसी कारण उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार में भी मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। हालांकि इसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा आधिकारिक के तौर पर कोई भी पूर्वानुमान नहीं जताया गया था, लेकिन पछुआ की रफ्तार ने बिहार में समय से पहले मानसून के प्रवेश को रोक दिया है। दोस्तों, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भाजपा को खुलेआम चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि विकासशील इंसान के प्रमुख और फिर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इस दौरान भाजपा पर वे जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा चुनाव की आहट सुनकर ही निषाद समाज को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने भाजपा के मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित मछुआरा समाज के सम्मेलन को लेकर के कहा कि भाजपा पैसे की बदौलत इस सम्मेलन में भीड़ जुटा सकती है, लेकिन उसमें निषाद समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि निषाद समाज अब कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकती है। निषाद समाज वीआईपी के साथ एकजुट है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी आगे भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिर सम्मेलन में उपस्थित लोगों का केवल निषाद समाज के नाम पर हाथ उठा करके देख लेगी तो फिर उसका भ्रम टूट जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आज बिहार का कोई भी निषाद समाज का बेटा नहीं है जो वीआईपी के साथ नहीं है। यहाँ तक कि जो दूसरे दल में है वे भी दिल से वीआईपी के साथ ही है। दोस्तों, पटना में कल पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में हल्का बूंदाबांदी हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। 12-40 डिग्री तक पहुंच गया। जी हाँ, कल मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश और फिर वज्रपात का फिर से अलर्ट जारी किया था। और आज भी क्या है, कहा गया है कि आज सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, बांका, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के अलावा पूर्णिया के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार जताए गए हैं। इधर तेज आंधी के कारण मधुबनी में रेल सेवा बाधित हो गई है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात आंधी और फिर बारिश के कारण सकरी जयनगर रेलखंड के बीच बिजली का तार टूट करके ट्रक पर गिर गया। इस कारण रेल परिचालन बंद हो गया, बाधित हो गया। दोस्तों, लालू ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब आरजेडी ने पत्र जारी कर दिया है। यह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अनुष्का यादव से जुड़ा मामला सामने आने के बाद लालू यादव ने 25 मई को एक्स पर पोस्ट करके ये बात कही थी कि तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब से पार्टी और फिर परिवार में उसकी किसी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। अब आरजेडी की ओर से जारी हुआ लेटर भी सामने आ गया है। जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में तेज प्रताप यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। ये पत्र 25 मई की तारीख का ही है, लेकिन पार्टी की ओर से बीते रविवार को सार्वजनिक किया गया है। इस पत्र के सामने आने के बाद अब तेज प्रताप यादव आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाल दिए गए हैं। पत्र में साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के आदेश का जिक्र किया है। दोस्तों, बिहार के 2 सबसे चर्चित सिविल सेवा टॉपर्स आईएएस शुभम कुमार और आईआरएस प्रियांकी मेहता ने 1 जून को पटना में शादी कर लिया है। ये शादी सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं बल्कि प्रेरणा की मिसाल बन गई है, खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य को पाने का सपना देखते। शुभम कुमार कटिहार जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। साल 2021 में यूपीएससी टॉप करके देश भर में नाम कमाया। फिलहाल बिहार कैडर में आईएएस है और फिर वर्तमान में भागलपुर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत है। इससे पहले वे बार के एसडीओ भी रह चुके हैं। वहीं पर प्रियांकी मेहता पटना सिटी के संदलपुर की निवासी है। उन्होंने बीएचयू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली है। जहाँ 68वीं बीपीएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद उन्होंने यूपीएससी 2021 में भी सफलता पाई और आईआरएस अधिकारी बनी। उन्होंने यूपीएससी में 261वां रैंक प्राप्त किया। जैसे ही शादी की तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर ये टॉपर्स कपल वायरल हो गया। लोगों ने न केवल उनकी शिक्षा और फिर सफलता को सराहा, बल्कि ये भी कहा
कि जहां संघर्ष और समर्पण एक जैसा हो वहां रिश्ते सिर्फ मजबूत नहीं प्रेरणादायक होते हैं। दोस्तों, विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो गए हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान करके राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। यह पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे बिहार में अपने दम पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अनुराग ढाका ने कहा कि पार्टी अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का गठन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था और अब आप स्वतंत्र रूप से यानी कि आम आदमी पार्टी आज़ादी से अपनी रणनीति बना रही है। इस फैसले ने विपक्षी एकता को झटका दे दिया है क्योंकि बिहार में विपक्ष पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी अब अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटी हुई है। दोस्तों, बिहार में सत्ता संघर्ष में जुटी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के बाद अब महिला वोटरों का लुभाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। पार्टी ने महिला वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी प्रदेश महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय साथ ही पार्टी की महिला मोर्चा इकाई को सौंपी है। यही नहीं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है और पार्टी की युवा नेत्री सांसद प्रियंका गांधी की बिहार यात्रा का प्रस्ताव दिया है। दरअसल बीते चुनाव में पार्टी को लगातार मिल रही करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस 2025 में चुनाव में आक्रामक होकर के मैदान में उतरना चाहती है।